नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनुडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। कितने प्रश्न हैं? अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। और देखिए दोस्तों, ये जो 20 प्रश्न मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ, ये पिछली बार जो पटवारी का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसके एक ही शिफ्ट में पूछे गए 20 प्रश्न हैं। तो दोस्तों, यदि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इससे ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, उसे कहते हैं महाप्राण। क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास मतलब सांस दोस्तों जो वायु होती है अधिक मात्रा में निकलती है, उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन क्या होते हैं आपको पता है ना? का, खा, गा, घा, इंगा, ठीक है, सा, हा, ये वाले जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों का वर्गीकरण दोस्तों 3 प्रकार से किया गया है। एक होते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है, एक होते हैं अंतःस्थ व्यंजन और एक होते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? ऐसे व्यंजन दोस्तों जिनके उच्चारण में क्या होता है, रगड़ खाने से क्या होता है, हमारे शरीर के जो भाग होते हैं उसमें रगड़ होता है, घर्षण होता है, तो उसके कारण क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे स ह, ठीक, सा सलजम का, सा षटकोण का, सा सरवते का और हा हलवाई का, ये क्या है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या यज्ञ का, र रस्सी का, ल लड़के का, वा वजन का। ठीक है, तो दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन दोस्तों ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में क्या होता है, हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी भी भाग, जैसे कंठ हो गया, तालू हो गया, मूर्धा हो गया, दांत हो गया, होंठ हो गया, इनको स्पर्श करते हुए निकलता है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ना, ठीक है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण में क्या होता है दोस्तों, मुख से कम हवा निकलती है। जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, मतलब दोस्तों का, गा और इंगा। ठीक, इसके बाद चा, जा और या। ठीक है, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है दोस्तों अल्प प्राण होता है। इनके उच्चारण मुख से कम हवा निकलती है। लेकिन दोस्तों जिनके उच्चारण में अधिक हवा निकलती है उसे कहते हैं महाप्राण। क्या कहते हैं? महाप्राण। हर वर्ग का दूसरा और चौथा, मतलब हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? ये कहलाता है महाप्राण। तो याद रखना दोस्तों, अल्प प्राण क्या होते हैं? फर्स्ट, थर्ड, 5 और महाप्राण क्या होते हैं? सेकंड एंड 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मौखिक भाषा में दोस्तों ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। मौखिक मतलब क्या होता है? आवाज, बोलना। ठीक है, तो क्या होता है? ध्वनि का ही उपयोग करेंगे ना, वहाँ कुछ लिखना तो ना भाई। ठीक है, ऐसा तो ना कि लिखना पड़ेगा। तो मौखिक में क्या होता है? ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों उसको ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है दोस्तों? वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद है और पद से छोटी इकाई क्या होता है? अक्षर है। और अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि और वर्ण होती है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे फैक्ट क्वेश्चन में के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, उच्चारण काल के आधार पर क्या होता है? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब दोस्तों जिनको उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ अनार का, ए इमली का, उ उल्लू का। ठीक है, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, वहीं दीर्घ स्वर की बात करते हैं दोस्तों, जिनके उच्चारण में क्या होता है? ह्रस्व स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है, मतलब 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है।
और प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में दोस्तों दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, जैसे राम, ठीक, क्या बोलते हैं ना, राम। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, प्लुत स्वर का, किसका, प्लुत स्वर का। तो याद रखना क्या होता है क्वेश्चन का आंसर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं और सबसे अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुस्वार एवं पंचमक्षर का सही प्रयोग किस युग में है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अनुस्वार क्या होता है, ये बिंदी होती है। ठीक है, और पंचम अक्षर क्या होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, इंगा, ठीक, इया, ठीक, अड़ावाड़ का। ठीक है, और ये जो होते हैं दोस्तों पंचमाक्षर कहलाते हैं। इसके अलावा माँ भी होता है और ना भी होता है। ठीक है, तो ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। और अनुस्वार क्या होता है, बिंदी। ठीक, तो देखिए दोस्तों, अनुस्वार और पंचमाक्षर का सही प्रयोग किस युग में है, तो उसने हिंदी और हिंदी मतलब इसमें माना है। ठीक है, तो हिंदी वाला भी सही है और ये भी सही है, लेकिन चंबल भी सही है भाई। ठीक, क्योंकि अनुस्वार चंबल में भी लगा हुआ है और माँ जो है दोस्तों यहाँ पर भी क्या है, यहाँ भी पंचम अक्षर माँ है। ठीक है, इसलिए दोस्तों क्या है, ये चंबल वाला भी सही है। ठीक है, और ये वाला भी सही है। ठीक, लेकिन उसने हिंदी हिंदी वाला माना, तो आप हिंदी हिंदी को मान के चलना। ठीक, चलिए, विसर्ग का उच्चारण खालिस्तान के समान होता है। अतः, ये क्या है, दो बिंदी, ये विसर्ग होती है। अतः क्या हो गया, प्रायः, क्या हो गया, प्रायः, किसके बराबर हो रहा, हा के बराबर हो रहा। ठीक है, विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है, हा के समान होता है। ठीक, चलिए, गंगा का पर्यायवाची कौन सा है, तो याद रखना जानवी। क्या है, गंगा का पर्यायवाची जानवी होता है। और शब्द देखते हैं दोस्तों जो गंगा के पर्यायवाची हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आज आपने आपके सामने वर्ड आया गंगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, गा से संबंधित जितने भी समानार्थी पर्यायवाची शब्द है सबको याद करना चाहिए। एक बार में आप सोचो कि हम पूरी किताब पढ़ लेंगे और आपको बार बार, आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रह जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे गंगा आपको मिला सब, तो गंगा को पढ़ो और गा से संबंधित जितने भी हैं वो सारे वर्ड पढ़ लो एक दिन में। ठीक है, तो गंगा को सुरसरी, सुरसरिता, अमृत रंगनी, ठीक है, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, जानवी, देवपगा, त्रिपथगा, विष्णुपदी और नदीश्वरी भी कहते हैं। अब गा से गणेश जी, तो गणेश जी को दोस्तों गणपति, गज बदन, गजानन, लंबोदर, एकदंत, भवानी नंदन, वक्रतुंड, गौरीसुत, मोदक प्रिय, विनायक। गरुड़ को क्या कहते हैं भाई, खगेश कहते हैं, पन्नगारी कहते हैं, उर्रगारी कहते हैं, हरियान कहते हैं, बातने कहते हैं, खगपति कहते हैं, सुपर्ण कहते हैं और विस्मुख कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे आते हैं दोस्तों जो थोड़ा डिफरेंट टाइप के देखते हैं। जैसे अब मैंने आपको बता रहा हूँ गरुड़, तो गरुड़ में ये सुपर्ण जो दिख रहा है ना, थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है मेरे को। ठीक, तो इस टाइप के वर्ड को आप थोड़ा अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब जैसे गधा, गधा हो गया दोस्तों, खर कहते हैं, गर्दब कहते हैं। ये बैसाख नंदन थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो एग्जामिनर क्या करता है, बैसाख नंदन को उठाता है। ठीक है, या धूसर उठा लेगा, धूसर आने गधा होता है। बेसर, चक्रीवान, ये रासब, इसका सबका मतलब क्या होता है, गधा होता है। गेह, गेह, भवन, सदन, घर, मंदिर, निकेतन, आवास, निवास, धाम, ग्रह, आलय, आगार, ओक, निलय, ये सब क्या होते हैं, घर या गेह के मतलब होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों गाय, गाय को गऊ भी कहते हैं, धैनु भी कहते हैं। धैनु का निबंध लिखते थे ना संस्कृत में हम। ठीक है, वो धैनु हो गई। सुरभि भी कहते हैं, गौरी भी कहते हैं, भद्रा भी कहते हैं और दोग्धी भी कहते हैं। तो सारे पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे गंगा आया हमारे ऑप्शन में, तो आपको गा वाले पूरे एक बार में याद होना चाहिए। याद नहीं करना है, सिर्फ इनको एक बार आपको रीड करना है। क्या करना है, रीड करना है। थोड़ा सा दिमाग रख के रीड करोगे तो एग्जाम में आपको बन जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो दोस्तों, उसको कहते हैं सुग्रीव। क्या कहते हैं, सुग्रीव। तो याद रखना दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आता है। तो आप कमेंट करके आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि दो पर्वतों के बीच की भूमि, क्या, दो पर्वतों के बीच की भूमि, ठीक है, जिसको ये पता है दोस्तों
कि दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द है। यदि जिसको ये पता है सोच लो कि दोस्तों वो हिंदी में 20 में से 20 लाएगा। कितने लाएगा? हिंदी में 20 में से 20 लाएगा, याद रखना। दो पर्वतों के बीच की भूमि, और ईमानदारी से बताना भाई किसका वो पता था, है ना। दो पर्वतों के बीच की भूमि को एक शब्द क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, यदि धन अपि होगा। मैंने संधि पढ़ाया था आपको। संधि क्या होता है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। सारी की ट्रिक आपको बता चुका हूं मैंने, ठीक है। गुण में 1 मात्रा आती है, वृद्धि में 2 मात्रा आती है, यड़ में क्या आता है, आधा अक्षर आता है, या रा और वा के पहले, ठीक है। अयादि में क्या होता है, अय, आय, औ, आओ, इस प्रकार का आता है। और दीर्घ में क्या आता है, तो दीर्घ में बड़ी मात्रा आती है, ठीक है। तो यहां लिखा दोस्तों यद्यपि, यदि धनपि, तो इसमें इसका तो हमें पता है कि संधि विच्छेद यहाँ लिखा पता हो गया, लेकिन इसमें पूछ लेता है कि यद्यपि में कौन सी संधि है, और ऑप्शन दे देता दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो फिर आप क्या करते, फिर मैंने आपको बताया था कि जिसमें भी दोस्तों आपको आधा अक्षर दिखे, अब आप कहो कि यहाँ यद्यपि ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें तो आधा अक्षर है ही नहीं सर। तो मेरे भाई यद्यपि को ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा भी लिख सकते हैं, यद्यपि, ठीक है। ये या के पहले आधा दा आ रहा है, ठीक है, याद रखना ये ध्या है, ठीक है। और ध्या किससे मिलकर बनता है, आधा दा और या से, ठीक है, हलंत वाला दा और या से, ठीक है। याद रखना यद्यपि में कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, विष का विलोम शब्द कौन सा है। तो विष का दोस्तों अमृत ही होता है, ठीक है, विष का अमृत होता है ना। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं विलोम शब्द से आपसे, आप मुझे बताना भाई। जैसे मेरे को याद आ रहा है हास, ठीक है, क्या हास, हास में लिख देता हूं, हास का विलोम शब्द क्या होता है बताना, ठीक है। तो हास का विलोम शब्द कमेंट में लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है। तो याद रखना दोस्तों अतिरिक्त है, क्या है, अतिरिक्त है। और उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, कैसे जुड़कर, आगे जुड़कर दोस्तों उस शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। जैसे ईमानदारी, क्या ईमानदारी में दोस्तों आपको पता होगा 2 प्रत्यय हैं, एक दार भी होता है और एक ई भी होता है, ठीक है, ईमानदारी में, है ना। प्रत्यय उपसर्ग याद रखना, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में। दिनानुदिन शब्द में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास। मैंने आपको बताया दोस्तों कि 2 शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगुणी, बहुव्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। इसके अलावा दोस्तों आपको मैंने एक चीज और बताया था कि जो अव्ययभाव समास होता है इसका पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है, ठीक है। और क्या बताया था कि पहले अक्षर जो होता है दोस्तों या तो यथा आएगा, या प्रति आएगा, या हर आएगा, ठीक है, या आया आएगा, या फिर क्या जाएगा, ये दिन आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार के शब्द उसमें आते हैं, तो कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। कोसों दूर भागना मतलब बहुत अलग रहना। मुहावरे तो आपको दोस्तों कम से कम हर दिन आपको 25-30 पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। कान में तेल डालना मतलब ध्यान न देना, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। भंवर का शुद्ध रूप क्या होता है, भावर का भंवर लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, भंवर। शुद्ध वर्तनी बहुत अच्छे से देखना, है ना, संधि समास में ही उलझे मत रह जाना। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार क्या होते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार क्या है, शब्द अलंकार है, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, वृत्तानुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है, और एक और कौन सा होता है, छेकानुप्रास होता है। जैसे बंदौ पद पदुम परागा, ठीक है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, ठीक है। और एक और है जैसे दोस्तों लट, लड़का तो लड़का ही है, ठीक है, तो वहाँ पर भी कौन सा होता है, लाटानुप्रास होता है। तो जब जब जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों हम उनको वहाँ पर उसके टाइप को डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द चुनिए, आग्रह का दुराग्रह, आग्रह का दुराग्रह।
जब विलोम शब्द पढ़ोगे दोस्तों तो एक बात याद रखना कि आप पुस्तक से पढ़ते हो, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आता है ना तो फिर आपको जो विकल्प दिए रहते हैं ना उनमें आप कंफ्यूज होते हो। इसलिए अच्छे से पढ़ना। आग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? दुराग्रह होता है। आज दिल्ली की घोड़दौड़ देखने योग्य थी। प्रयुक्त समासिक पद शब्द का निर्धारण करके बताएं उसमें कौन सा समास है। देखिए समासिक पद तो घोड़दौड़ है। घोड़दौड़ क्या होता है दोस्तों? मैंने बताया घोड़दौड़ मतलब घोड़ा की दौड़, ठीक है। घोड़ों की दौड़, ठीक है। मतलब की आ रहा है यहाँ पर, मतलब जो संबंध होता है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर, तो संबंध जो विभक्ति होती है दोस्तों उसकी क्या होती है? काके की होती है। तो विभक्ति का क्या होता है? लोप होता है तत्पुरुष समास में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। घोड़दौड़ में क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। श्रृंगार का क्या होता है? श्रृंगार का होता है दोस्तों रति या प्रेम होता है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों भयानक रस का क्या होता है? भय होता है ना। वीर रस का उत्साह होता है। विभाव के कितने भेद होते हैं? देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया हूँ कि रस क्या होता है? काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसी का कहते हैं रस कहा जाता है, ठीक है। और रस के 4 अंग होते हैं दोस्तों, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो विभाव के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यानंद में निम्न में से कौन सी संधि है? तो देखिए दोस्तों अत्यानंद में कौन सी संधि हो जाएगी? अति धन आनंद, ठीक है। अति धन आनंद। मैंने बताया ना कि जहां भी आधा वर्ड दिखे, आधा ता दिख रहा है यहाँ या के पहले, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यड़ संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गए दोस्तों आपके कितने प्रश्न? टोटल 20 प्रश्न हो गए, ठीक। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और चैनल बनाया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।